ये है उड़ीसा के कोरापुट जिले का एक अहम हिस्सा दामनजोड़ी। यहाँ नेल्को की एक्सप्लोसिव मैगजीन की हिफाजत के लिए सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। कालचक्र अपनी रफ्तार से चलता रहता है। समय के साथ साथ कुछ घटता रहता है, पर कभी कुछ ऐसा भी घटित होता है जिसे इतिहास कहा जाता है। पंचपटमली पहाड़ियों से घिरी दामनजोड़ी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। कितना वक्त बीत गया, पर उस रात को याद करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। 12 अप्रैल 2009। हर रोज की तरह हम सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ जवान छुट्टी से लौटे थे और बाल बच्चों का हालचाल बयान कर रहे थे। छुटका लड़का पढ़े में बदमाशी करता, माट साहब खाली गए नहीं जाके बताऊंगी तो माट साहब कॉलेज। कुछ वक्री किस्म के साथी जवान भी थे। क्या मेजर, आप भी ना, आपको भी हमेशा कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। हमें देखो एकदम बिंदास लाइफ जी रहे, कोई टेंशन नहीं, आराम से मौज मस्ती जी रहे। वैसे मेजर आपको एक बात बोलूं, ये शादी ब्याह, घर परिवार, दीन दुनिया, ये सब आप जैसे लोगों के लिए। हमने तो एक ही बात सीखी है मेजर बेसिक ट्रेनिंग में, बस यही रहना है। ये सब भी हमारा घर है, यही हमारा परिवार है, यही मौज मस्ती करनी है और देश सेवा करनी है। देखो भाई, सबकी अलग अलग अपनी अपनी समस्या है। हर एक के अपने ही सुख दुख हैं। किसी के घर की छत टपकती है, बहन की शादी ना हो पाने का गम उसे सता रहा है। फिर उस रात के 9:30 बजे जैसे कोई वक्त की लगाम को कस के पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा नहीं कि हम बेखबर थे, पर वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। बेशुमार नक्सली तेजी से हमारी मैगजीन की ओर बढ़ रहे थे, अपनी मौत का सामान लेकर। नक्सलियों ने हमारी मैगजीन पर हमला बोल दिया। फायरिंग की आवाज सुनते ही हम जिस भी हालत में थे अपने हथियार संभाले और अपने अपने मोर्चों पे जा डटे। जमकर मुकाबला हुआ, घमासान युद्ध हुआ। हमने नक्सलियों को खदेड़ दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, उनके हौसले पस्त कर दिए। अब तो उनमें इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी कि वो हमेशा की तरह अपने साथियों की लाशों को अपने साथ ले जाते। पर इस हमले में मेरे भी कुछ साथी शहीद हो गए। उस रात की यादें आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। खामोशी की जुबान, बारूद के ढेर, बेरहम वक्त अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाना चाहता था, पर मेरे साथियों ने अपने हुनर से अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आन बान और शान की खातिर नक्सलियों के होशो हवास गुम कर दिए। नक्सलियों की औंधी पड़ी लाशों को देखकर जीत का एहसास तो था, पर मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे कुछ साथी भी सदा सदा के लिए मुझसे जुदा तो नहीं हो गए। लगभग 3:30 बजे के पास
मैं बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सांस नहीं छोड़ा और लड़ता रहा, आखिरी दम तक लड़ता रहा और नक्सलियों को मार गिराया। 6 नंबर को जब गया उस टाइम देखा और हरेंद्र प्रसाद और मिहिर प्रामाणिक भी, उसको पहले से गोली लग गया, उधर ही वो लोग थे। उसके बाद मैं उधर से मोर्चा लिया और मेरा साथ चेतन दास था। उसके बाद सामने से मैं फायरिंग करते रहा, वैसे रात भर चलते रहा। जो हमारे देश में आज इतने नक्सल आतंकवाद जो है, इनको ख़त्म करने के लिए हम ही इधर आए हैं और इनको हमारा ख़त्म करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। LMG का फायरिंग खुला ऊपर मोर्चा नंबर 2-3 से, तो जो है काफ़ी नक्सल का वहाँ पर हिट हुआ। उसके बाद इस पूर्व दिशा का एरिया जब क्लियर हो गया तो मोर्चा नंबर 6 की तरफ जब है मैं घूमा तो वहाँ पर हमारा 3 आदमी घायल था, जिसमें मतलब कि बहुत बेहोश था। तो हमने जाकर उसको आश्वासन दिया कि आप लोग बैठो और घबराना नहीं। वो सब जो आ रहे थे सारे हमारी ड्रेस, हमारे BP और हेलमेट पहन के, मैंने हमारे कैमोफ्लेजी ड्रेस में वो लोग आ रहे थे, जिसके कारण हमें उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हुआ। लेकिन उनका एक्टिविटी मैंने चलने की तरीका देख के कुछ संदेहपूर्ण हुआ, जिस कारण से हमें शक हुआ मन में। 5 नंबर टावर के पास एक नक्सली था, उसको मैं डिस्टर्ब किया तो उसका साथी देखा जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो हम पर ग्रेनेड बिका। ग्रेनेड बिकने के बाद मेरा हेलमेट और BP छेद दिया और हेलमेट कहाँ गया मेरे को पता नहीं चलता। यहाँ ये नाक भी छेद दिया था, यहाँ भी लगा था। अच्छा, तो काफी खून बहा। हाँ, मेरा चड्ढी तक भींज गया था। फिर इधर पीठ में भी BP छेद के लगा था, यहाँ साइड में। एक नक्सली बाथरूम पर चढ़ गया था हम लोग को मारने के लिए। फिर सलीम खान को बोला जो सलीम इस पर देखो एक नक्सली चढ़ा है, उसको मारो भ्रष्ट। तो जैसे सलीम खान ने भ्रष्ट मारा तो नक्सली कूद गया। कभी भी किसी भी जगह नक्सल का सबसे कमजोर जगह वो होता है जब वो फायर खोल देते हैं। जब तक वो अपना फायर नहीं खोलते हैं तब तक उनकी कमजोरी पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वो सिविल आदमी की तरह रहते हैं। जब वो फायर खोल देते हैं तो पुलिस उन्हें समझ जाती है कि ऑलरेडी नक्सल के अलावा किसी के पास हथियार नहीं है। हेलो 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 कॉमरेड। हेलो, बोल रहा हूँ। बड़े पापा लाल सलाम। लाल सलाम, क्या रिपोर्ट है? हमारे मिशन की रिपोर्ट है। नक्सली अपने आका से अपनी नाकामी की बात छुपाते रहे। ये तो तय है कि सरहद के उस पार खड़ा शख्स तो हमारा दुश्मन है, पर यह कैसी अजीब कशमकश है कि अपने ही घर में अपने इस हद तक पराए हो गए कि अपनों के ही खून के प्यासे हो गए। ये रिश्तों की कैसी दलदल है जिसने मेरे कुछ साथियों को मुझसे सदा सदा के लिए जुदा कर दिया। संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं श्रद्धा रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का पालन राजभक्ति ईमानदारी एवं निष्पक्षता से करूंगा। मैंने कहा ना, वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है। जिंदगी फिर लौट आई। अब हम और भी मुस्तैदी से अपनी पैनी नजर को तराशने लगे। इंतजामात और कड़े कर दिए गए, कुछ नए कदम उठाए गए। मकसद सीधा सा था कि हम सब की वजह से हमारे देश का तिरंगा हमेशा आसमानी बुलंदियों को छूता रहे। जिंदगी फिर से संभलने लगी। नए साथी आ मिले और कारवां चलता गया। दिल की बातें, देश की बातें, घर की यादें, कभी रोशनी कभी अंधेरा, कभी रात तो कभी सवेरा। एक ही मां की औलाद हैं दोनों। ये क्या है उजाला,
ये क्या है सवेरा, फिर वही शाम सलोनी, वही रात सुहानी, लहरों के राजहंस अटखेलियां करने लगे। जिसने लिया जन्म इस मिट्टी में और भारत माता का भक्त नहीं, नहीं पिया उसने दूध माँ का और रगों में बाप का रक्त नहीं। ये तो हमारे खून में है कि हम मतवाले हैं और उजालों के पाले हुए हैं। लोकगीतों की विरासत से मिले संस्कार, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने देश से मोहब्बत की दास्तां कितनी पुरानी है। मुझे अपने बल CISF के महान इतिहास पर गर्व है। खड़ी खड़ी तू क्यों रोवे, बात करे मर्दानी की। अरे यार बहुत हो गया गाना बजाना, पेट में चूहे दौड़ भी रहे और गाना गा भी रहा है, चलो खाना हो जाए। हमारी बहादुरी के लिए 6 प्रेसिडेंट मेडल्स और 16 पुलिस मेडल प्रदान किए गए। किसी भी बल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 22 बहादुरों को एक ही एक्शन यानी दामनजोड़ी अटैक के लिए सम्मानित किया गया। CISF के लिए ये गौरव की बात है। वर्ष 1964, रांची शहर जो तब बिहार में था, यहां इस साल हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की इमारत में आग लग गई। नुकसान आर्थिक तो था ही, इसने देश को एक मानसिक आघात भी पहुंचाया। संसद में इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ कि एक ऐसा सुरक्षा बल गठित किया जाए जो देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक, सामाजिक और सामरिक ठिकानों की रक्षा कर सके। फिर 1968 में एक बिल पारित किया गया और 1969 में औपचारिक रूप से एक बल का गठन हुआ। यह कहलाया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF। 1999 का वर्ष इस बल के अस्तित्व के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसी साल अफगानिस्तान के कंधार में एयर इंडिया के विमान को अपहरण करके उतार लिया गया। यह सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर मसला था। देश के दिल में इस विश्वास को बहाल किया जाना बेहद जरूरी था कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। विचार किया गया कि यह आश्वासन कौन दे पाएगा और इस कसौटी पर खरा पाया गया CISF को। भारत सरकार ने यह फैसला किया कि अब से देश के सारे हवाई अड्डों की निगरानी की जिम्मेदारी CISF के कंधों पर रहेगी। इस बल के पास सुरक्षा के अति आधुनिक उपकरण हैं और इन उपकरणों के पीछे मौजूद हैं ऐसे कर्मी जो पूरी तरह प्रशिक्षित और योग्य हैं, जो अपने काम को बखूबी जानते हैं और यदि उन्हें सुरक्षा के सिलसिले में जरा सा भी संदेह हो जाए तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। किलो 10 देखो, अराइवल के एग्जिट पे ट्रॉली जहां पे खड़ी है वहां पे रेलिंग के पास में एक व्हाइट कलर का स्वेटर पहने हुए और व्हाइट कलर की पैंट पहने हुए एक लड़का है 20 साल के करीब, उससे आप पूछताछ कीजिए। मैडम को लेने के लिए आई है, इसके पास लाइसेंस वगैरह तो है नहीं, बोलता गाड़ी में रखा हुआ है, जनरल पार्किंग का इसके पास टोकन है सर। आज चाहे हवाई अड्डों के प्रवेश द्वार हो, लॉबी, सामान की जांच पड़ताल वाला क्षेत्र या फिर टिकटों की जांच और यात्रियों का दिशा निर्देशन,